हेलो एवरीवन। हम सब डिस्कस कर रहे थे इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का 12th चैप्टर, जिसमें हम देख रहे थे कि इंडिया को आफ्टर इंडिपेंडेंस जो चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे वो कौन कौन से थे, जिसमें से ऑलरेडी मैं आपको इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट एंड रिहैबिटेशन ऑफ द रिफ्यूजी एंड सॉल्विंग द इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ ये ऑलरेडी आपको मैं समझा चुकी हूँ। और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हिस्ट्री में फ्रेमिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के बारे में कि आखिरकार जो हमारा संविधान है उसे किस तरीके से बनाया गया, क्यों उसकी आवश्यकता हुई। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या बिना हो सकता है कि बिना संविधान के भी तो हमारे देश को चलाया ही जा सकता था। आखिर जब तक संविधान हमारा बना 2 सालों के बीच में 1947 से लेकर के 1949 तक के बीच में, आखिर वो कब किसी न किसी तरीके से तो उस समय भी चला होगा हमारा देश। तो क्या ज़रूरत थी इस बीच में हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण करने की। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि जिस समय हम लोग आज़ाद हुए थे ना उस समय हमारी अपनी कोई खुद की कोई करेंसी थी और ना ही हमारा अपना कोई खुद का कोई संविधान था। उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो प्रेजेंट करेंसी उस समय की थी वही करेंसी हमारी यहाँ पर थी, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए थे तब उस समय हमारे लीडर्स ने उनसे जब तक कि हमारी अपनी खुद की करेंसी डेवलप ना हो जाए, हमारा अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप ना हो जाए, तब तक उन्होंने उन्हीं के करेंसी और उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूशन को यूज़ करने की डिमांड रखी थी, जो कि उनके द्वारा मान भी ली गई थी। तो उस टाइम पीरियड के दौरान जब तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया या जब जब हमारी करेंसी को डेवलप किया गया, उस समय तक क्या किया गया था, हमारे यहाँ पे ब्रिटिश करेंसी और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को ही यहाँ पर फॉलो किया जा रहा था। तो चलिए हम देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है बेटा कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया गया तो बुक भी कंप्लीट होगी, बिल्कुल नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना था, हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ उसमें रखना था, ताकि ताकि जो प्रत्येक व्यक्ति की हम यहाँ पे समानता की बात करते हैं ना, वो समानता उनको वहाँ पे दी जा सके। तो इस तरह के कुछ हमें बातों को ध्यान रखना था। और ये इतना लंबा टाइम पीरियड सिर्फ इसलिए लिया गया, सिर्फ लिखने के लिए नहीं और ना ये सोचने के लिए कि हमें किस वर्ग को कुछ अधिकार देने, किस वर्ग को अधिकार नहीं देने, ये सोचने के लिए बिल्कुल भी हमारे इतना लंबा जो समय था वो नहीं लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में। बल्कि उस दौरान जो इंडियन लीडर्स थे उन्होंने प्रत्येक देश के, मतलब जो अलग अलग देश थे, जैसे ब्रिटेन हो गया ठीक है ना, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, तो इन जैसे इन देशों के संविधान को उन्होंने डीपली जा कर के स्टडी भी किया और उसमें जो अच्छी अच्छी जो बातें थी उसको उन्होंने निकाला और अपने संविधान में उन्होंने ऐड करना भी शुरू कर दिया था। ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। हमारी इस ज़रूरत को देखते हुए कि हमारा खुद का अपना भी एक संविधान होना चाहिए, तो डिसाइड किया गया कि जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाएगा। लेकिन उसके लिए बनाया कैसे जाएगा, उसके लिए सबसे पहले एक यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को डिसाइड किया गया, जो कि यहाँ पे क्या करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करेगी। और इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरपर्सन थे उन्हें BR अम्बेडकर जी को बनाया गया, और जिन्होंने इसमें क्या किया था, अपना ही एक अलग महत्वपूर्ण जो भूमिका थी उसको यहाँ पर पेश किया हमारे संविधान को बनाने के लिए। और शायद इसी वजह से इन्हें यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के फादर के तौर पे भी जाना जाता है, द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। हमारा जो पूरा संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो चुका था। अब लागू इसको कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। अब आप बोलेंगे कि अरे फिर ये 2 महीने, जब ये यहाँ पर 26 नवंबर 1949 में ये ऑलरेडी बन करके तैयार हो गया था, तब लागू करने के लिए बीच में ये 2 मंथ का समय क्यों लिया गया। तो उसके 1.5 या 2 मंथ का जो टाइम पीरियड था वो क्यों लिया गया, तो उसके पीछे भी एक कारण है। क्योंकि जब भी कोई नियम या कानून बनाया जाता है तो उसको जब जनता के बीच में उतारा जाता है, जनता से उनके जो है बैकअप लिया जाता है कि क्या वो अच्छा है, बुरा है, कैसा है, कैसा नहीं है। तो इसी यही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी किया गया। जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया था, कंप्लीट हो गया था, तो उसके बाद यहाँ पे उसको क्या किया गया कि जनता के बीच में उतारा गया दिसंबर और जनवरी में। ठीक है, ताकि इसके बीच में जब तक कि हमारा संविधान 26 जनवरी के बीच में यहाँ पे जब तक लागू नहीं होता, उन 2 महीनों के बीच में उसको उतार के देखा गया
ताकि क्या किया जा सके, हम उसका फीडबैक ले सकें हमारे लीडर्स की, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया है कहीं उसमें कुछ कमी न रह गई, अगर हो तो उसको उस समय पे ठीक कर सके, तो उसके लिए लिया गया। देन आफ्टर दैट 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसे हमारे जो क्या किया गया, लोगों के द्वारा अडेप्ट भी कर लिया गया था। ये तो एक छोटा सा प्रारूप हुआ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अब हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं कि कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो इम्पोर्टेंट फीचर्स कौन कौन से हैं, आखिर वो मेन जो बातें कौन कौन सी है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखी गई हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पर डिक्लेयर किया है कि इंडिया में चाहे आप किसी भी कास्ट, जेंडर, रिलीजियस को क्यों ना बिलोंग करते हो, आप सभी क्या है, कानून के सामने, लॉ के सामने जो है एक ही है। क्योंकि अगर आप एक देश में रह रहे हैं तो देश के लिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है तो उसमें ये मैटर नहीं करता कि आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस क्षेत्र में रह रहे हैं, तो ये सब बातें वहाँ मैटर नहीं करती। मैटर यहाँ क्या करता है कि जो नियम बनाया गया है, जो कानून बनाया गया है, आप सभी उस कानून के दायरे में आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कहें कि अगर मान लीजिए किसी एक कॉमन पर्सन ने कोई क्राइम किया है और दूसरी तरफ वही सेम क्राइम किसी एक मिनिस्टर ने किया है, तो उन दोनों के लिए एक ही सज़ा होगी। ऐसा नहीं करेंगे कि मिनिस्टर है तो चलिए उनको थोड़ा सा उन्होंने दंड दे दिया, 1-2 दिन जेल में बंद रखा और उसके बाद छोड़ दिया, और जो कॉमन पीपल है उसको 2 साल 3 साल की सज़ा दी गई। ऐसा नहीं होता है। सेम क्राइम के लिए सेम ही प्रोसेस अपनाया जाएगा, फिर चाहे आप अमीर हो, गरीब हो, नेता होता हो या प्रजा हो, राजा हो या रंग हो, आप कुछ भी हो, सेम ही प्रोसेस वहाँ पर अपनाया जाएगा। और देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन। वहाँ पर अगर जो आपकी जाति है, धर्म है, जेंडर है, इन सभी के आधार पर कोई भी आपके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव यहाँ पर नहीं किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट जो इसमें आता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, अडेप्ट किया है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को। अब आप सोचेंगे व्हाट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी वो जो क्या करती है कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी जो देश हैं उन सभी के ऊपर में ये सुनिश्चित करती है कि जो भी लोग हैं, पहले तो ये 21 वर्ष की आयु थी, बट अब जो 18 वर्ष की जो भी लोग हैं वो 18 वर्ष से ऊपर हैं और वोट देने के काबिल हैं, तो उन्हें वोट देने का जो अधिकार है वो वहाँ पर मिले, ये सुनिश्चित करना यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का काम रहता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या था कि जो इंडिया में जो पहले ये एज तय की गई थी वोट देने की, वो थी 21 ईयर्स। तो इसमें बताया गया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के अकॉर्डिंग कि जो जिस भी व्यक्ति की एज 21 साल से ज़्यादा है, 21 साल है या 21 साल से ज़्यादा है, वो क्या कर सकता है, इलेक्शन में वोट दे सकता है और अपने लिए एक लीडर का चुनाव यहाँ पर कर सकता है। दिस वॉज द ट्रू एसेंस ऑफ द डेमोक्रेसी। और यही क्या है, ट्रू एसेंस है, मतलब ये जो सही प्रारूप भी है एक तरह से डेमोक्रेसी का। लेकिन अब जो है इस एज में काफ़ी हद तक बदलाव किया गया है और अब जिस व्यक्ति की आयु कितनी हो, 18 वर्ष कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर 18 वर्ष होनी चाहिए। जिसकी आयु 18 वर्ष है या 18 वर्ष से ज़्यादा है वो लोग क्या कर सकते हैं, वोट अपना दे सकते हैं, अपने मत को दे सकते हैं, अपने लिए एक लीडर का चुनाव यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इसमें आता है मेन फीचर, वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेटमेंट। अब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान के द्वारा जो शक्तियां हैं, शक्तियां किसी एक को नहीं दिया गया है, क्योंकि हम सब जानते हैं जब शक्ति किसी एक के हाथ में आती है तो वो वहाँ पे क्या हो जाता है, निरंकुश हो जाता है। निरंकुश होने का मतलब है कि वो जैसे चाहे वैसे अपने हिसाब से अपने राज्य को चला सकता है, उन शक्तियों का दुरुपयोग भी कर सकता है। तो इस बात को कम करने के लिए या तानाशाह भारत को वापस जो कि ऑलरेडी एक इतना लंबा पीरियड गुलामी में बिता चुका है, वापस वो गुलाम ना बन सके, इसके लिए उन्होंने क्या किया, शक्तियों को किसी एक के हाथ में केंद्रित नहीं रखा, बल्कि उसको यहाँ पे डिवाइड कर दिया दोनों ही जगह पे, सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेटमेंट में, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। इसके अलावा इसकी 3 तरह की लिस्ट को भी तैयार किया गया जो कि अलग अलग के परफॉर्म की जाएगी। जैसे जो यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट में उन मामलों को रखा गया जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित होंगे, मतलब कि उसके ऊपर निर्णय लेने का जो काम है वो कौन करेगा, वो केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। ठीक उसी तरीके से जो दूसरा है
दूसरी थी वो थी स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में भी वैसे ही जो भी स्टेट गवर्नमेंट के काम होंगे उसके ऊपर निर्णय लेने का अधिकार केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट का है। मतलब ना स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के किए गए निर्णयों में हस्तक्षेप कर सकता है और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के किए गए निर्णयों में हस्तक्षेप कर सकता है। और एक तीसरी लिस्ट बनाई गई जिसको हम कंकरेंट लिस्ट के नाम से जानते हैं, जिसमें ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब ये दोनों ही मिल करके यहाँ पर क्या करते हैं कि उनके ऊपर निर्णय ले सकते हैं। किसी एक की अनुपस्थिति में वो निर्णय मान्य नहीं माना जाएगा। इसके अलावा जो बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल थी वो थी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफर द स्पेशल प्रिविलेज फॉर द पुअरेस्ट एंड मोस्ट डिसएडवांटेज इंडियंस। अब हम जानते हैं कि जिस समय हम आज़ाद हुए थे उस समय तो प्रत्येक व्यक्ति पूंजीपति वर्ग को बिलोंग नहीं करता था, क्योंकि उससे पहले एक तो हम गुलाम थे। उस समय ब्रिटिशर्स ने मोस्टली जो किसान थे उनकी ज़मीनों को छीन लिया था और ज़मींदारों के हाथ में दे दिया था। तो जो हालांकि ज़मींदारी प्रथा का अंत कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो बहुत सारे जो छोटे किसान थे वो यहाँ पे क्या हो चुके थे, और भी ज़्यादा गरीब हो चुके थे। क्यों? क्योंकि उनकी जो भूमि उनसे छीन ली गई थी वो भूमि उनको शायद वापस नहीं मिल पाई थी। और इसके अलावा भी बहुत सारे इंडियंस थे जिनको जो बहुत सारी जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उनको अभी तक डिसएडवांटेज ही हो रहा था, कोई भी एडवांटेज उन्हें वहाँ से नहीं मिल रहा था। आप यहाँ पे कह सकते हैं किसके बारे में, एसटी के बारे में। जो शेड्यूल ट्राइबल्स थे, जो आदिवासी थे भारत के, उन्हें जो है वो भारत के जो मतलब कि योजनाएं थी उनसे मिलने वाली जो लाभ है वो उन तक शायद नहीं पहुंच पा रहा था। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया कि जो पुअर सेक्शन है हमारे समाज का, जो गरीब तबका है उसके लिए, और जो डिसएडवांटेज वाला जो तबका है उसके लिए इन्होंने यहाँ पे ऑफर किए कुछ स्पेशल प्रिविलेज को, जिसको कि आप यहाँ पे आरक्षण के रूप से जानते हैं। जैसे दे वर गिवन रिजर्वेशन इन द जॉब्स इन गवर्नमेंट की, उनको यहाँ पे क्या दिया गया, आरक्षण दिया जाने लगा जॉब्स के लिए, ताकि वो अपने जॉब्स वगैरह को कंटिन्यू कर सके और अपना जो उनका पुअर वाला एक जो स्टेटस है उससे वो बाहर निकल सके जो उनको डिसएडवांटेज मिल रहा था उसको अब वो एडवांटेज में बदल सके। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे क्या किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो बातें थी उसको यहाँ पे डिवाइड किया। नेक्स्ट जो आता है कि द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी वॉज एबॉलिश। हमारे समाज में जो छुआछूत का एक जो चलन था ये आज या कल का नहीं है, ये काफ़ी लंबे समय से चला हुआ आ रहा था। यहाँ तक कि पहले जो पूरा जमींदारी प्रथा जिस समय थी उस समय इसको बहुत ही ज़्यादा चरम सीमा पर ये छुआछूत वाला व्यवहार था, क्योंकि जो भी थोड़ा नीची जाति के लोग थे उनको घर के आगे से नहीं गुजरने दिया जाता था, उनको घर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता था, खेतों में भी काम करने के लिए करते समय उनको बड़े ही दूर से रखा जाता था, मंदिरों में एंटर करने नहीं दिया जाता था। तो ये सभी चीज़ें जो चलती थी। लेकिन जब हमें वापस से इंडिपेंडेंस मिला तो हमारा सबसे पहला काम क्या था, वो ये था कि इस प्रैक्टिस को पूर्णतः यहाँ पर बंद करवाया जाए, क्योंकि जब ये प्रैक्टिस यहाँ पर बंद होगी तब जा कर के ही कहीं पे हम अपने आप को जो है जो थोड़ा प्रगति के रास्ते पर चलने वाले या अग्रसर की तरफ इसको मानेंगे। इसी कड़ी में जिस तरह से जो गरीब तबका था, डिसएडवांटेज वाला तबका था, उनको यहाँ पे कुछ सुविधाएं दी गई थी, ठीक उसी तरीके से आदिवासी और शेड्यूल्ड ट्राइबल्स वर गारंटीड रिजर्वेशन इन द सीट्स एंड जॉब्स। अब यहाँ पे क्या किया गया था, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर जो शेड्यूल्ड ट्राइबल्स थे, जो आदिवासी तबका था, उनको भी यहाँ पे गारंटी दिया गया कि उनको भी आरक्षण दिया जाएगा सीट्स में और जॉब्स में। सीट्स यानी कि जो पॉलिटिकल जो सीट्स होती है ना नेता लोगों की, जैसे लीडर्स बनने के लिए उनको भी मौका दिया जाएगा, तो इस तरीके से उनको सीट्स भी दी जाएंगी और जॉब्स भी दिया जाएगा। हिंदी वॉज अडेप्टेड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया while English would be used in the court, the service and the communication between the one state to another। अब हालांकि नॉर्मली अगर किसी से पूछा जाए कि आपकी मातृभाषा क्या है, तो मातृभाषा के तौर पे सब लोग बता देते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। खैर, मातृभाषा का ये मतलब नहीं रहता कि जो पूरे राष्ट्र में बोली जाए। मातृभाषा का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो आपकी मदर टंग हो, मतलब कि जो आपके आसपास में, आपके गांव में, आपके घर में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसको भी यहाँ पे मदर टंग ही बोला जाता है।
ठीक है। तो हिंदी को जो है यहाँ पे नॉर्मली लोग ये बोलते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो हिंदी है ये मदर टंग ना होकर के ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब कि जितने भी जो हमारे स्टार्टिंग में क्या किया गया था, हिंदी को यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे रखा गया। वो इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए वो हिंदी को यहाँ पे मातृभाषा करते तो जो हमारा देश तो विभिन्नताओं वाला देश है, एक लैंग्वेज तो यहाँ पे नहीं बोली जाती। यहाँ पे गुजराती, बंगाली, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, हरियाणवी, बहुत सारी जो लैंग्वेजेस है उनको यहाँ पर बोला जाता है। तो अगर किसी एक लैंग्वेज को उन्होंने यहाँ पे मातृभाषा का दर्जा दिया गया तो बाकी लैंग्वेजेस के जो बोलने वाले जो लोग हैं वहाँ से विरोध उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे सरकार ने के जो हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला और हिंदी को उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर, मतलब आधिकारिक भाषा के तौर पर इन्होंने जो है स्वीकृति प्रदान करी। मतलब जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव यानी शासन प्रशासन का जितना भी कार्यभार होगा वो किसमें होगा, हमारी मातृभाषा हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी में ही किया जाएगा। और इंग्लिश को भी उन्होंने एज अ सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे स्वीकार किया, क्योंकि इसका यूज़ या तो कोर्ट में होता या फिर जो हमारे सर्विसेज हैं या फिर दूसरे देशों के साथ या दूसरे राज्यों के साथ जो है कम्युनिकेट करने के लिए इसको यहाँ पर स्वीकार किया गया था। तो ये कुछ मेन और इम्पॉर्टेंट फीचर्स थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसको बनाते समय यहाँ पर ध्यान में भी रखा गया था। इसके अलावा भी जो है यहाँ पर भरसक प्रयास किया गया था ताकि जो है हमारे इंडिया को और भी आगे तक ले जाया जाए, डेवलप्ड किया जाए। और आज भी हम जो है ऐसा ही वह हमारे जो है लीडर्स है वो इस तरह के प्रयास में लगे रहते हैं ताकि हम और भी ज़्यादा विकसित हो सकें। तो इस तरीके से जो है ये हमारा आज का जो टॉपिक है ये बेटा आपके लिए यहीं पे एंड करती हूँ। इसके आगे मैं आपको जो है इसका नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आऊँगी इसी चैप्टर का, जो है प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट। तो उसके साथ मैं आपको अगले नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलूंगी। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।